बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में आया है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम है, ना ही मुआशी इस्तेकाम है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनते। जबकि दूसरी जानिब PTI की जानिब से आज तरनोल में जो जलसा किया जाना था उसको मुलतवी कर दिया गया है और नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है, अफवाह सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में 165 से ज़ायद सियासी जमातें रजिस्टर्ड है। एक और नई सियासी जमात का क़याम अमल में आया है। क्या ये जो सियासी जमात है अवाम में मकबूलियत हासिल कर सकेगी या जो पाकिस्तान के क्राइसिस है इसमें अहम किरदार अदा कर सकेगी? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जी। मैं तो सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत मुबारक हो और मिफ्ता इस्माइल साहब को मुबारक हो। उन्होंने इश्यूज़ जो रेज़ किए वो बड़े अलार्मिंग और बड़े अहम इश्यूज़ थे जो उन्होंने रेज़ किए और उनको मुबारकबाद। और दूसरी बात, जो तहरीक इंसाफ का जलसा, रात को उसकी NOC कैंसिल हो गई थी, फिर सुबह उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो अदालत जाएंगे, फिर उन्होंने जो है वो उसको मुलतवी कर दिया। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बहुत अच्छा किया। उसकी वजह यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से जो काफ़िले आते और जिन्होंने आना था, यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो सकता था। ना सिर्फ ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद के बासियों के लिए बल्कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए भी। और उसमें मुख्तलिफ़ अनासर शामिल होके और कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर सकते थे जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनों के लिए मज़ीद मसाइल, यहाँ पे पहले ही वो मुकदमात और बहुत कुछ है और दहशत गर्दी के जो ख़तरात हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये सारे मामलात, मतलब अभी इस वक्त फ़ौरी तौर पे इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा, तो ना जो इश्तिहारात चल रहे हैं बेशुमार हुकूमत या इस अरेंजमेंट की तरफ से, ना वो समझ में आते हैं और ना इस जलसे की कोई इस वक्त कोई ख़ास ज़रूरत थी। ख़ास क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ख़ास तौर पे इसलिए कि इलेक्शन तो भी होने नहीं जा रहा, ठीक है। और इलेक्शन का ज़ाहिर है कि मामला जो हैं वो अदालतों में हैं और जितने भी वोटर्स हैं जिस जमात के भी, वो अपने फ़ैसले दे चुके हैं इंतखाबात में। तो इस वक्त अच्छा, फिर दूसरा जो यहाँ पे इशू खड़ा होता है जिसके मेरी बात हुई यहाँ पे मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से, वो ये थी कि खान साहब नहीं है, ठीक है। खान साहब की गैर हाज़िरी में और मुख्तलिफ़ यहाँ पे आप समझें कि इस वक्त शख्सियात जो हैं, अगरचे उनके दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो गए लेकिन फिर भी मौजूद हैं। तो खान साहब की मौजूदगी में जो स्टेज वगैरह पे तकारीर होती थी, तो वो खान साहब की मौजूदगी की वजह से एक बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन सा था। तो यहाँ पे ये भी था कि भाई मुख्तलिफ़ जो हैं लोगों के दरमियान मुख्तलिफ़ कारकुन या कारकुनों की शक्ल में और कोई अफराद दाखिल होकर और लड़ाई झगड़ा और मारकुटाई शुरू कर दें। और असल जो मामला है सिक्योरिटी का है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में अब इसको नाम तो नहीं दिया ऑपरेशन का, मेरे ख्याल से कल जो अस्करी क़यादत बैठी है, लेकिन यह है कि बहरहाल उसका एक फैक्टर तो कांस्टेंट है कि दहशतगर्दी के मामलात हैं मुल्क में। और उसके साथ ही एक इतनी गैर यकीनी यहाँ पैदा हो जाती, जो यहाँ पे हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, पूरे मुल्क के लोग परेशान हाल हैं ये बजट की वजह से, और बढ़ता ही जा रहा है। उसमें जो टैक्सेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी ये ख़बर आ रही है कि जनाब वो जो फ्लोर मिल मालकान है वो शायद हड़ताल कर दें। आज ये था, कल जो था वो ऑयल के हवाले से था, तो मतलब है कि पेट्रोलियम के हवाले से, तो वो एक बहुत ही गैर मुस्तहकम सा एक अरेंजमेंट है। और उसमें ये सिक्योरिटी क्राइसिस अगर पैदा हो जाता दरमियान में, और मैंने कहा कि ये इसने किसी ना किसी शक्ल में, ये आप छोड़ दें कि इसमें कितने लोग होते क्या नहीं होता, इसका जो एंड रिज़ल्ट होना था, जो मुख्तलिफ़ शख्सियात का भी एनालिसिस है और जो यहाँ मौजूद, वो एक तो ये होना था कि गुतम गुथा लड़ाई आपस में हो जाती या जो भी तलखियाँ हैं या करवा दी जाती, जो भी
तीसरा ये है कि इसमें कोई ना कोई दहशतगर्द हकीकतन दाखिल होके और कोई दहशतगर्दी कर सकते थे, या ये है कि वो उनकी जमात के ऊपर डल जाता है, कुछ और डल जाता। यहाँ पे पुलिस और वो सारे उसके लिए तैयार नहीं थे। ये जो मनासिर है ना, ये असल में अब इससे थोड़ा सा दूर आ जाए। उससे पुलिस वाले भी और बाकी लोगों का भी तो, वो भी तो, उनके लिए भी तो बड़ा मसाइल होते हैं ना। मतलब उनके साथ लड़ाई हो गई, उनके साथ ये हो गया, भाई वो तो अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, कारकुन जो है वो चार्ज होते हैं, दरमियान में कोई अनासर, वो ज़ाहिर है पुलिस तो उनके मद्दे मुकाबिल है ना, तो वो तो ना कोई चेकिंग होती करने देता कोई शख्स, ना कोई मतलब है कि फिर उनकी सिक्योरिटी वो कारकुन ख़ुद ले लेते, वो कौन होते, कैसे होते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मैच्योर फैसला है, और उसके नतीजे में अफरा तफरी यहाँ पे मज़ीद नहीं फैली, और ना ही कोई ऐसा जो एक बहुत ही जिसका एक बहुत ही मतलब हासिल कुछ भी नहीं होना था। तकारीर ने टीवी चैनल्स पे जाना नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं होना था, तो वो सवाए इसके कि मज़ीद पर्चे वर्चे कट जाते। तो ये अच्छा फ़ैसला हुआ, और उसके नतीजे में जो तमाम एक गैर यकीनी की कैफियत थी वो ख़त्म हुई। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, यहाँ पे जो हालात हैं मुल्क में, वो इस वक्त हम बिल्कुल भी अफोर्ड, पहले ही तलखियाँ अरूज पे हैं। और यहाँ पता चलता कि कारकुन किसी को पुलिस के साथ झगड़ा हो गया, वो आगे बढ़ गए, कारकुन फैल गए इस्लामाबाद में, मतलब और कोई मामलात हो गए, तो वो आंसू गैस, मतलब नहीं, ये अच्छा हुआ कि इसमें जो है वो ये फ़िलहाल उसको मुलतवी किया गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो क्योंकि माहौल नहीं है, ठीक है, माहौल एक माहौल होता है ना, तो ये माहौल नहीं है, बहुत कशीदगी है। कशीदगी थोड़ी सी कम हो तो फिर उसके बाद जो है वो और ना सिर्फ ये कि क्योंकि सियासी जमातों के दरमियान तो नहीं है ना, पीटीआई और ज़ाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखी चल रही, तो उसमें फिर ये बहुत ख़राब चला जाता मामला। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि पाकिस्तान के वही मसाइल वही हैं, और वो हर रोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ज़ाहिर है कि माशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, और साथ ही सोशल अनरेस्ट, और उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी लेपअप होती है आप करें, लेकिन वो इश्यूज़ नीचे पक रहे हैं। और इस महीने के बिल जो आएंगे वो क्या होंगे, असल वहाँ से इम्तिहान है लोगों का कि वो किस तरह से देते हैं। और IMF का डेलीगेशन कब आता है, अभी तक तो वो उसके आने की था कि पहले अशरे में आ जाएगा, अब शायद महीने के आखिर तक आएगा, अभी कोई। लेकिन जो बड़े फ़ैसले हैं वो ख़ित्ते में हो रहे हैं, और उन बड़े फ़ैसलों के से जो है वो पाकिस्तान अपने आप को लाताल्लुक़ अगर कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर उसकी रियासत तमाम जो है वो एक तरह से आप ये यरगमाल सी बन गई है कि भाई आगे कैसे बढ़ो, इसको स्टेटस को तोड़ के आगे कैसे बढ़ना है। मतलब आगे बढ़ने वाला जो एक सिलसिला होता है ना कि मुल्क आगे निकलता है, वो आगे बढ़ने वाली चीज़ें वो फंस गए हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें इस तरह से उलझ गए हैं कि हम बाकी मामलात से अपने आप को हमने एक तरह से अलग कर लिया, ये हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आम गरीब या आम शख्स, गरीब को भी छोड़ दें, अब तो पता नहीं गरीब कौन है और अमीर कौन है, ये तो ख़त्म ही हो गया। तो एक तो सबसे पहले तो जो मसूद जो पेशकियान ज़बरदस्त एक कार्डियक सर्जन, उनको मुबारक हो, ईरान के नए सदर मुंतखब हुए। और ये जो हैं ये इनका जो बैकग्राउंड है बड़ा ज़बरदस्त है। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये इनके जो वालिद हैं वो ईरान के आज़रबाईजान, ईरान का जो आज़रबाईजान का इलाका है वहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और इनकी जो वालदा, उनका ताल्लुक़ है ईरान के कुर्द ख़ानदान, यानी कुर्द जो ईरान, तो उसकी वजह से ये फ़ारसी भी बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं ज़बरदस्त, और साथ ही ये आज़रबाईजानी ज़बान भी बोलते हैं और कुर्द ज़बान भी बोलते हैं। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने पहले तो मेडिकल तक की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद इन्होंने कार्डिक सर्जरी तेहरान यूनिवर्सिटी से, और फिर ये कुरान और हदीस की तालीम भी देते रहे, मतलब मजहबी तालीम भी इन्होंने हासिल की दुनियावी तालीम के साथ। फिर उसके बाद ये है कि ये मोहम्मद ख़ातमी के दौर में ये जो है ये नायब वज़ीर सेहत बने, क्योंकि एक टेक्नोक्रेट सी पर्सनैलिटी है इनकी, और साथ ही सियासी भी हैं।
और फिर ये वज़ीर सेहत बन गए। ये 97 और फिर 2005 के दरमियान नायब वज़ीर सेहत और फिर वज़ीर सेहत, और 5 मरतबा ये तबरेज़ से जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और ये जो है इस्लाह पसंद, इनकी बड़ी इज़्ज़त है पासदारान में भी, और बाकी इनको इस्लाह पसंद या रिफॉर्मिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये जो पिछले कुछ सालों में जो क्रैकडाउन वगैरह हो रहे थे और मुख्तलिफ जो मुजाहरों के ऊपर पाबंदी और ये, तो ये उसकी उस सब की मजम्मत करते हुए ये इख्तलाफ कर रहे थे, तो इसलिए इनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। तमाम दुनिया की तरफ से इनको मुबारकबाद दी गई है, पाकिस्तान समेत, और हमारी दुआ है इनके साथ कि इनके दौर में ईरान भी तरक्की करे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी उनके बेहतर हों, और एक बहुत बड़ा सानिया ईरान में, और आप देखें कि वो मुल्क जो है वो किस तरह से फ़ौरन उस सानहे के नतीजे में वहाँ से वो निकला दोबारा और वो जो है वो आगे बढ़ा। अच्छा, इनके आने से एक चीज़ के इम्कानात ज़्यादा पैदा हो गए हैं, और वो ये है कि एक तो इनकी जो सबसे ज़्यादा कंपेनिंग की है वो जवाद ज़रीफ़, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं जवाद ज़रीफ़, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहे हैं, इनसे एक आध बार मुलाकात भी हुई, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। अच्छा, ये जो है जवाद ज़रीफ़ ने इनकी कंपेनिंग चलाई, और ज़्यादातर शख्सियत जो इंतखाबी अमल से बाहर हो गई थी उन्होंने इनकी हमायत की। तो ये जो हैं ये अब रिफॉर्मिस्ट के नाम से इनको इस्लाह पसंद कहा जाए या जो भी कहा जाए, लेकिन पासदारान के साथ और जो रहबर हैं उन्होंने भी इनको मुबारकबाद दी और तमाम दुनिया की तरफ से मुबारकबाद आई। अच्छा, उसके साथ ही कल जो है इतवार, कल बरोज़ इतवार जो है वो फ्रांस के इलेक्शंस का दूसरा मरहला, क्योंकि पिछले मरहले में वो अक्सरियत नहीं हुई थी। अच्छा, इन्होंने अक्सरियत, ये भी सेकंड राउंड में आए हैं ना, तो इन्होंने 53% से ज़्यादा जो है इनको वोट मिला है। तो ये जो है ये अब मतलब इनके 53% से ज़्यादा हैं, और जो सईद जलीली इनके सामने थे वो 44% या कुछ उससे ज़्यादा उनको वोट मिले। तो बहरहाल ये है कि अच्छे मार्जिन से ये जीते। और अच्छा, कल फ्रांस का इलेक्शन है, और वो देखते हैं वहाँ पे कि जो ली पेन है उनकी पार्टी किस तरह से सामने आती है और क्या कितने वोट्स और क्या मामला। लेकिन जो असल ख़बर है ना, जिसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है, वो है जंग बंदी का ऐलान। और जंग बंदी का जो ऐलान है गज़ा में, जंग तो नहीं, यानी जो जाहिरियत का ख़ात्मे का ऐलान, वो तेज़ी के साथ उस पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज भी गज़ा में मुख्तलिफ़ जगहों पे शहादतें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो पिछले 48 घंटे या 72 घंटों में बहुत तेज़ी आई है तमाम जो पस मंज़र में सफारतकारी है उसमें। डेविड बार्निया जो हैं वो, जो कि मोसाद के सरबराह हैं, वो कतर आए और फिर कतर से वो वापस चले गए। लेकिन इस दफ़ा जब वो कतर आए हैं डेविड बार्निया, तो उनकी जो पहले की मुज़ाकराती टीम थी उसमें एक तो अहम शख्सियत जो हमेशा शरीक होते रहे हैं, रोनेन बार उसका हिस्सा नहीं थे। रोनेन बार जो हैं वो शिन बेत, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो अंदरूनी मामला, जो शिन बेत के जो सरबराह हैं वो उनके साथ नहीं थे। अमूमन जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें शिन बेत के सरबराह मोसाद के सरबराह के साथ रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है इसमें जो है वो रोनेन बार नहीं थे। मैं आपको इनके बारे में, रोनेन बार के बारे में आपको ये बता दूं कि इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जिस दिन जंगबंदी का ऐलान हुआ, ये जाहिरियत का ऐलान हुआ, तो मैं शिनबित की सरबराही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अपनी नाकामी, शिनबित की मुकम्मल नाकामी को ये तस्लीम कर चुके हैं। तो जनवरी में इन्होंने ऐलान किया था और इन्होंने कहा था कि मैं इससे बस जंग बंदी और मैं अपनी मुकम्मल फेलियर का और जो भी कुछ हो गया है मैं उसका मुकम्मल 7 अक्टूबर के बाद से वो अपने तस्लीम करता हूँ और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा जिस दिन। लेकिन मैं चूँकि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। दूसरी जो बात है, एक तो वो नहीं थे, दूसरी बात ये कि जो इसराइल की फ़ौज के जो नुमाइंदे
यानी जिनको जो कि पहले तकरीबन तमाम मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, वो भी इस दफ़ा साथ नहीं थे, और वो थे मेजर जनरल निज़्ज़ा एलोन। अच्छा, मेजर जनरल निज़्ज़ा एलोन जो हैं ये ये इस तरह से डेलीगेशन जाता था कि मोसाद के सरबराह, इसराइली फ़ौज के ये जो मेजर जनरल एलोन हैं ये, और साशिन बेत के सरबराह, अच्छा, ताकि फ़ौज और दोनों सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नुमाइंदगी हो। तो ये डेलीगेशन यहाँ से जाता था अमूमन जो मुलाकात होती थी। मतलब गैलेंट तो किसी मीटिंग में नहीं गए ना, और ना ही किसी मीटिंग में नेतन्याहू गए, मतलब सिविलियन नहीं थे, सिर्फ सिक्योरिटी अदारे और जो है वो फ़ौज की तरफ से। अच्छा, अब लेकिन ये हुआ कि इसमें शिन बेत के नुमाइंदे और जो फ़ौज के नुमाइंदे कतर नहीं गए, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऐसे शख्स को भेजा गया जिसको फ़ौज इसराइल की और मोसाद और शिन बेत वो सख्त नापसंद करते हैं, और वो किसी मुज़ाकरात के अमल में अभी तक उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। कई जगह उन्होंने घुसने की कोशिश की, टीम का हिस्सा बनने की कोशिश की, तो ख़ासतौर पर काहिरा में तो उनको बाकायदा मोसाद और शिन बेत और फ़ौज की तरफ से कहा गया कि इस आदमी को दूर रखें। अच्छा, वो जो आदमी है वो आप समझ लें कि एक स्पॉयलर है इस पूरे मुज़ाकराती टीम में, हमेशा स्पॉयलर रहा है। अब तो खैर इस वक्त तो खैर वो बंदा बना हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि वो स्पॉयलर है। उसका नाम है ऑफिर फल्क। अच्छा, ऑफिर फल्क जो है वो है नेतन्याहू का दोस्त और बड़ा करीबी मुआविन। तो अब जो इस मरहले पे चूँकि सीज़ फायर की तरफ मामला बढ़ रहा है, वो बाइडन ने कॉल की 30 मिनट की, और बाइडन ने कहा कि अच्छा जी बड़ी खुशी है कि आप भेज रहे हैं अपनी तो अब नेतन्याहू उसको अपने मतलब अब वो उनको पता है कि और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने जनाब अपना उसमें से सिक्योरिटी अदारों को निकाल के दो, यानी फ़ौज को भी और डेविड बार्नी को तो होना ज़रूरी है क्योंकि वो तो जाहिर है कि उसको लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ जो है नेतन्याहू ने अपने दोस्त को साथ भेज दिया ताकि ये हो कि भाई मैं भी था इसमें, मतलब मेरा भी हिस्सा था जो जंगबंदी हो रही है और ये सारा वो करनी तो पड़ेगी, लेकिन ये है कि कहीं मेरा भी तो आए ना, तो उन्होंने उस बंदे को साथ डाल दिया जो उसका हैसियत उसकी कुछ भी नहीं है। असल मामला जो हैं वो जिन्होंने तय कर रहे हैं उन्होंने तय करने हैं, लेकिन वो ऑफिर फल्क जो है, अच्छा ये जो बंदा है दूसरा जो फ़ौज का तर्जुमान जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, ये मेजर जनरल निज़्ज़ा एलोन, ये इसराइल की फ़ौज की जो सेंट्रल कमांड है मुज़ाकराती टीम में, ये इसराइल की फ़ौज की नुमाइंदगी उनकी सेंट्रल कमांड का चीफ करता था। अच्छा, अब उनकी सेंट्रल कमांड क्या है? इसराइली फ़ौज की सेंट्रल कमांड वो है इसराइली फ़ौज की जो कि वेस्ट बैंक को देखती है, गज़ा नहीं, जो मगरबी किनारे को, यरूशलेम को, या लेकिन जो सेटलर्स हैं वो उसको नापसंद करते हैं। मतलब वहाँ पर एक अजीब सी, मतलब जो वहाँ पर यहूदी आबादकार हैं ये उनके ख़िलाफ़ है और वो इसके ख़िलाफ़ हैं, तो वो जो है वो एक वहाँ पर जब ये पुलिस फोर्स इसलिए इस्तेमाल होती है, फ़ौजी जाते हैं तो इनसे परमिशन, ये आगे पीछे मामला, वो फिर दूसरी तल अवीव से कंट्रोल होता है, तो ये जो बंदा जो यहाँ पे फ़ौज इसको पसंद नहीं करते और ये सेट है, तो इसको ये दरमियान में डला हुआ था। ये थोड़ा सा मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा वो ज़ायनिस्ट नहीं है, यूँ समझ लें। फ़ौज में जो ज़रा उनके थोड़े से ज़रा दरमियानी सोच रखने वाले लोग हैं वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। अब जनाब ये कतर गया, ये 2 रुकनी डेलीगेशन, और इतना यानी उसमें कोई लो लेवल का भी शिन बेत का या फ़ौज का आदमी नहीं था, तो ये 2 लोग गए और ये वापस आ गए। इनकी मीटिंग हुई वहाँ पे मिस्र, अमेरिका, इजिप्शियन अमेरिका और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अतानी जो हैं, जो कि जिनका बहुत अहम रोल है, जो कि वज़ीर आज़म कतर के और वली है। अच्छा, अब उनसे मुलाकात हुई और फिर ये वापस आ गए, और अब वापस आने के बाद यहाँ से अब उनकी तरफ से तो यानी हमास की तरफ से वो जो तहरीरी बात थी कि तहरीर लिखत पढ़त की जाए, तो वो इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि दरम्यान में मीडिएटर्स जो हैं वो ज़बान भी दे रहे हैं और लिखत पढ़त भी हो गई और सारा कुछ हो गया, और साथ ही ये सारा जो भी मामला है इसको हमास की क़यादत ने हिज़्बुल्लाह के साथ भी, सैयद हसन नसरुल्लाह से भी डिस्कस कर लिया, जो हमने बात की थी कि बैरूत में कल एक मीटिंग हुई और ये सारा हो गया। तो अब ये है कि अब ये तय हो गया कि जो पहला मरहला है वो 16 दिन का होगा,
और उसमें 16 दिन के मरले में जो है वो मतलब एक फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़, और उसमें पहले मरहले में 6 हफ्ते का, 16 दिन का नहीं, माजरत 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते की जो सीज़ फायर होगी, तो उन 6 हफ्तों में जो हमास के पास ज़ख्मी ख़वातीन, जो ज़्यादा उम्र के यरगमाली हैं वो, और जो ख़वातीन हैं और जो ज़ख्मी हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको वहाँ से रिहा किया जाएगा, और उसके जवाब में सैकड़ों कैदी जिनका नाम हमास देगी वो वहाँ से रिहा हो जाएंगे, और ये लिस्टें भी एक्सचेंज हो गई हैं। दूसरी बात जो है वो इसी अरसे में मुकम्मल, असल जो लफ्ज़ है वो मुकम्मल पे है, मुकम्मल जंग यानी सीज़ फायर होगा। कोई एक पटाखा भी इसराइल की फ़ौज नहीं चलाएगी इस पूरे अरसे में, और जो बैनुल अक़वामी इमदाद है वो दाखिल हो जाएगी मुकम्मल तौर पे गज़ा के अंदर, और इसके ऊपर हमास की तरफ से भी ओके हो गया है, और इसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से भी और अब इसराइल की तरफ से भी ओके हो गया है। तो अब ये ऐलान कहाँ होगा, कैसे होगा, मिस्र और कतर हर तरफ से इसके ऊपर अभी गो हेड है। और चाइना जो है वो अब अगला मरहला, चाइना इसमें, चूँकि चाइना भी मौजूद है इसी ख़त्ते में, मतलब है कि कतर के आसपास ही चाइना भी मौजूद है, क्योंकि चाइना में वो फिर फाइनलाइज होना है कि जी असल में बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक में उस वक्त आते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कि गज़ा के अंदर जो अगला सेटअप बनेगा तो उसके नाम भी जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास और सारे जो ग्रुप्स जमा होंगे बीजिंग में वो फाइनलाइज होंगे, और ज़ाहिर है कि चाइना उसमें जब फाइनल करेगा तो उसमें सब उसके ऊपर जो है वो करेंगे। याहिया सिन्वर और मोहम्मद दैफ और बाकी जो शख्सियात हैं उनका भी तय है कि उनको भी सेफ पैसेज मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर इसराइल का, और वो सेफ पैसेज मिलेगा ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो जो शख्सियात हैं वो अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार हैं, और वो इस बात पे भी तैयार हैं कि अब देखें ना, शिन फेन जो आइलैंड की शिन फेन है वो शुमाली आइलैंड की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के इलेक्शंस में आई है, जो कल भी मैंने बात की थी कि जहाँ एक तरफ स्कॉटिश नेशनलिस्ट साफ़ हो गए हैं, लेबर पार्टी ने धो दिया उनको, दूसरी तरफ जो है वो शिन फेन सबसे ज़्यादा सीट्स ले गई। ये वो शिन फेन है जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नतीजे में एक तवील अरसे तक 60 की दिहाई और 70 की दिहाई खून खराबे से भरी हुई है, और आयरिश रिपब्लिक आर्मी और ये सारा बेलफास्ट बमुकाबला डबलिन और बमुकाबला वेस्टमिनिस्टर, वो एक लंबी बड़ी खूनी दास्तान है। लेकिन ये कि उसके बाद गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, वो सियासत का हिस्सा बने। अब देखना ये है कि लेकिन यहाँ पर ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमास जो है वो ये सारे ग्रुप्स ख़त्म होके, क्योंकि ऐलान होने जा रहा है इसका जो, यानी आप समझें कि जो इसका कल्मिनेटिंग पॉइंट है, जो हासिल है इस पूरे, यानी जो असल है वो फिर 2 रियासती हल है, यानी 2 रियासती ऐलान है कि 2 रियासतें बनने जा रही हैं, और वो उसका एक टाइम, तो जैसे ही ये जंगबंदी होगी तो फ़ौरन ही अगले मरहले की तरफ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और अगला मरहला जो है उसमें यह है कि फिर वहाँ पे सिक्योरिटी किसने संभालनी है, कौन से ममालिक आएंगे, वो ये सारी बातें तय हो चुकी। रशिया, टर्की, इनका भी रोल है, अरब ममालिक का भी रोल है, इजिप्ट का रोल है, कतर का, सऊदी अरेबिया आखिर में, फिर सऊदी अरेबिया तो सुपरवाइज़ करेगा ना ये अगर फ़ौज वहाँ पहुँचती है, और ये सारे मामला, टर्की भी साथ होगा, ये सारे, तो ये मामलात काफ़ी आगे जा चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24, 48, 72 घंटों में ये फिर दोबारा, कई दफ़ा चूँकि डेडलॉक पैदा हुआ है, कई दफ़ा ये दोबारा मामला खुला है, तो ये देखना ये है कि अब ये इसका ऐलान कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों कर होता है, और एक बड़ा एक तारीख़ी सा वाक़या है जिसपे कई अब अरब ममालिक भी इसमें दरमियान में वो भी ये देख रहे हैं कि भाई अब आगे मतलब ये कैसे हो गया, एक वाकई फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होने जा रहा है, तो मतलब है कि देखें ना, सब ने कोशिश तो की, लेकिन वो जो नुक्ता आता है तो उस वक्त सारे कि भाई ये मतलब इसके तस्लीम भी सब करते हैं, लेकिन इसके खदोखाल क्या होंगे, 67 के बॉर्डर्स पे कैसे, फिर ये सेटलर्स को कौन उठाएगा, इनको कहाँ डाला जाएगा, फिर फ़लस्तीनी जो बाहर से हैं वो वापस जाएंगे, लेकिन ये सारे मामलात हो जाते हैं, क्योंकि देखें मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया तो तस्लीम कर चुकी है फ़लस्तीन को, तो मतलब पाकिस्तान समेत,
तो अब ये है कि बस उनके उनके बॉर्डर्स और 67 के बॉर्डर्स, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे। अब वो ये तो नहीं कह रहे कि मतलब हमास की जो इनिशियल पोजीशन थी कि इसराइल जो है इस प्लेनेट अर्थ का के पे उसका नामो निशान नहीं रहेगा, वो तो नहीं है, किसी की भी पोजीशन नहीं। अब तो ये 2 रियासतें होंगी और 2 रियासतें, मगर उनका जोग्राफ़ी जो है वो बड़ी अजीब सी होगी। मतलब एक तरफ उनके हिजबुल्ला है, इधर फ़लस्तीनी है, इधर भी फ़लस्तीनी है, और नीचे जो है वो समंदर है। तो मतलब है कि हाँ, वो मतलब अजीब सी उनकी होगी पोजीशन। और फिर गोलान हाइट्स भी निकलेंगी, और फिर वो सारा 67 के बॉर्डर्स का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ उनके पास से निकलेगा। यानी सीरिया अपना हिस्सा ले जाएगा, जो सीरिया पे कब्ज़ा हुआ था, जॉर्डन। तो मतलब 67 बॉर्डर्स का मतलब जो है वो काफ़ी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन अब कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है कि चाइना, और ये ज़हन में रखें कि इसको अमेरिका पेश कर चुका है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मुआहदे को, और रशिया ने उस पर एब्सटेन किया था, कोई वीटो नहीं हुआ था। तो मतलब वो हाथी के पाँव में सबका पाँव। और आपको पता है बाइडेन का वैसे ही आजकल थोड़ा सा मूड ऑफ है, जब से मुबाहिसा हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने कहा लॉर्ड ऑल माइटी, लॉर्ड कैथोलिक हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने कहा लॉर्ड ऑल माइटी अगर आके मुझसे कहें कि तुम इलेक्शन की दौड़ से निकल जाओ, तो मैं सिर्फ उस सूरत में निकलूँगा। वैसे मुझे यकीन है कि लॉर्ड ऑलमाइटी ज़मीन पे आके मुझसे कहेंगे नहीं। तो अजीब सा वो एक ABC का आप वक्फा लें जरा, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से भी कहा गया अगर टैक्स लगेगा तो आटा महंगा होगा, हम हड़ताल करेंगे। ये मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा? कोई मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा, दूर दूर तक ना कोई सियासी इस्तेकाम है, यही तो बहस है। और इसमें जो मसूद पेशकियाँ हैं जो अगले सदर मुंतखब हुए हैं ईरान के, वो 22 जुलाई से 5 अगस्त तक के दरमियान उनकी तकरीब हलफबरदारी होगी, जिसमें पूरी दुनिया से वो मुख्तलिफ़ शख्सियात को दावत दे रहे हैं ईरान। तो ये देखना है कि कौन सी शख्सियात वहाँ जाती हैं। और उसके साथ ही जो एक अहम दौरा हो रहा है वो हो रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और वो हो रहा है पीर और मंगल के रोज़ मॉस्को का। ये 2015 के बाद पहला दौरा है मॉस्को का प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और इससे पहले 2019 में वो दौरा कर चुके हैं वॉस्टॉफ का। ये जो है, और ये वो दौरा है जिसमें उन्होंने एक चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के दरमियान एक समुद्री मैरीटाइम रास्ते की बात की थी। अच्छा, व्लादिवोस्तोक को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये वही है जहाँ पर अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे ये अभी गए थे, नॉर्थ कोरिया से भी आए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन की भी वहाँ पे मुलाकात। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये बंदरगाह है बिल्कुल फार ईस्ट में। और ये अगर हम नक्शे को देखें सामने, तो ये जो चेन्नई से ये जो तय हुआ था कि ये रास्ता जाए, तो ये 24 दिन का रास्ता है रशिया तक। अच्छा, ये 24 दिन का तक रास्ता है जो एक पिंक लाइन जा रही है, यानी ये स्टेट ऑफ मलाक्का, उसके बाद साउथ चाइना सी, और उससे ये तो 5647 नॉटिकल माइल्स। अभी इस वक्त जो रशिया से तिजारत हो रही है वो हो रही है 8675 नॉटिकल माइल, यानी बहरे अहमर वाली, यानी वो जहाँ पे हुती निशाना बना रहे हैं, और वो फिर जाते जाते वहाँ से दरमियान में से गुजर के वो रशिया तक। तो अब ये जो रास्ता है ये प्रपोज रास्ता, लेकिन ये उस वक्त 2019 में तय हुआ था जब तक चाइना की और इंडिया के मामला जो हैं वो बड़े अच्छे जा रहे थे। 2020 में फिर चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात हुए।
अच्छा, इंडिया में एक अजीब सा मामला है, वो किसी भी सड़क का ऐलान करते हैं ना, समुद्री रास्ते का या कोई राहदारी का, तो साथ ही उनका ये ऐलान होता है कि ये तो हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो है वो मुकाबले पे ये रास्ता तैयार किया। तो इसी तरह से जब ये भी हुआ तो साथ ही हो गया कि बेल्ट एंड रोड के, अच्छा मतलब वो, तो अब ये जो रास्ता है ये किस तरह से जाएगा, क्योंकि फ़िलिपीन है बीच में, दरमियान साउथ चाइना सी है, उनकी बंदरगाहों पे रुकेंगे, कैसे होगा क्या अच्छा। फिर जो है दूसरा वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेडिंग कॉरिडोर जो दरमियान में से गुजर के जाता है चाबहार से, और फिर उसके बाद वो आज़रबाईजान और ऊपर बाकी मुल्क जो है उसमें, तो वो भी गालिबन डिस्कस होगा। लेकिन वो तो पता नहीं, आईमैक का जिक्र तो किया है उन्होंने, बीजेपी के मंशूर में है, इस रास्ते का जिक्र नहीं है, तो शायद इस पे बात हो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे। लेकिन इशू जो है वो एक तनाजुर हमें नज़र आ रहा है ना। देखें, चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, वो एससीओ की समिट के बाद जो कि काज़ाकिस्तान में हुई, वो ताजिकिस्तान गए। अच्छा, ताजिकिस्तान उनका मेरे ख्याल से 5 साल, काज़ाकिस्तान है वो तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ बेल्ट एंड रोड का ऐलान ही वहाँ हुआ था। काज़ाकिस्तान जो बड़ा दरमियान में मुल्क है, यानी आप समझेंगे मादनियात और जो बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। लेकिन जो ताजिकिस्तान है वहाँ पर उन्होंने जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रीमियर, उन्होंने वहाँ पर एक तो पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया, दूसरा उन्होंने, और ये जो पार्लियामेंट वहाँ पे बनी है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ताजिकिस्तान में। और दूसरा जो वहाँ पे ऐलान हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो जो है वो ये है कि जो चाइना और ताजिकिस्तान के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय पा गई। यानी इसका मतलब ये है कि जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो उनकी जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो चाइना उसमें इन्वॉल्व हो गए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वही है जो कई अरब ममालिक और बाकी मुल्कों के साथ, तो ताजिकिस्तान के साथ भी ये जो प्रीमियर शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ये मुआहदा हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसी दौरान जो है तो अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उनकी इस क्या बात होती है, मतलब है कि जाहिर है कि तेल तो आ रहा है, ऑयल आ रहा है वहाँ पे। उन्होंने एससीओ की समिट को अवॉइड किया, उसकी वजह उन्होंने बताई कि पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि शी जिनपिंग के साथ वो मिलना शायद नहीं चाह रहे होंगे, या जो भी वजूहत हैं वो खुद इस बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो दौरा है उनका, सवाल ये है कि यहाँ पर जो यूक्रेन की जंग छिड़ी है, और अच्छा जो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, जो ईयू के सदर भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ है कि रूस एक पुरानी सल्तनत, जो ज़ाहिर रूस की रूसी सल्तनत को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो और ईयू के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई कि भाई चलें कल इलेक्शन है वहाँ पे, तो देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स आते हैं फ्रांस में। लेकिन बहरहाल तो ये जो ओवरऑल ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो है ना, ये ग्रेजुअली सिक्योरिटी के हवाले से भी चाइना, क्योंकि जितनी यूक्रेन की और रशिया की जंग हुई है तो ज़्यादा सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं वो डिपेंडेंट हैं। ऑल दो आर्मीनिया और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री डील्स हो रही हैं, लेकिन वो पीस कीपिंग मिलिट्री डील्स हैं, तो उसमें वो और वो रशिया उस पर ओके है और चाइना भी ओके है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी में भी चाइना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ताजिकिस्तान के साथ चाइना की, तो ये उन्होंने टाइज को अपने ऊपर किया है। अच्छा, दरमियान में जो एक बात और बहुत अहम है, वो बात देखें, वो मामला तो ख़त्म नहीं हो रहे कि अगला उम्मीदवार, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 स्लाइड ज़रा दिखाएं। अब प्रेसिडेंट बाइडन ने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, ताकि इसकी ये जुमला ऐसा है कि जिस पे वो कह रहे हैं, डिफाइंड बाइडन सेज कि ओनली द लॉर्ड और माइटी कुड ड्राइव हिम फ्रॉम द रेस। ठीक है, और उन्होंने साथ ही जो बड़े ज़बरदस्त एक फिजिशियन कह लें, डॉक्टर कहें, बड़े, और उनकी मोटिवेशनल बातें भी बड़ी ज़बरदस्त, दोस्त हमारे डॉक्टर संजय गुप्ता CNN पे आते हैं, उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं बहुत सारी। और तो उन्होंने कहा है कि, अब मैं CNN को ही कोट करूं क्योंकि बात सेंसिटिव है, वो कहते हैं, संजय गुप्ता कहते हैं, इट्स टाइम फॉर 11 स्लाइड अगर हम दिखा सकें,
It's time for President Biden to undergo detailed cognitive and neurological testing and share his results. अच्छा, न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव, यानी कॉग्निटिव से मुराद ये कि अटेंशन, परसेप्शन और लर्निंग और ये सारे इश्यूज, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, ये लफ्ज़ आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कॉग्निटिव, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोशिश होती है कि ये जो मशीन्स हैं वो कॉग्निटिव उनकी ट्रेनिंग हो जाए। एनीवे, तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग, ये जो टेस्ट हैं ये करवाएं और पब्लिक से उसका रिजल्ट शेयर करें। और जो वाइट हाउस ने पहली दफ़ा एडमिट किया है, ये फिर CNN, वाइट हाउस 12वीं से वो कह रहे हैं कि वाइट हाउस ये कह रहा है कि बाइडन वॉज सीन बाय हिज डॉक्टर्स डेज आफ्टर डिबेट। वो ज़ाहिर है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मुबाहिसा हुआ ABC पे, उन्होंने अच्छा बड़ा ठीक इंटरव्यू ठीक है, लेकिन जो लॉजिक उन्होंने दी है ना कि ऑल माइटी ही कहेंगे तो मैं अलग हूँगा, वरना मैं तो अलग नहीं हूँगा, तो उसके नतीजे में नई बहस छिड़ गई है। मतलब है कि और वहाँ पर जो है वो अब ज़ाहिर है कि कोई चारा नहीं है सिवाय इसके के ऊपर। और प्रेसिडेंट बाइडन का इंटरव्यू ठीक था, अगर आप उसको देखें तो उसमें उन्होंने ठीक तरह से कम्पेट किया है और थोड़े से उन्होंने जो उनकी पोल्स में वो डाउन हुए थे वो दोबारा उन्होंने रीगेन किए हैं। लेकिन ट्रंप अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये अब आने वाले दिनों में, और ये अभी अब ये फिर वीकेंड पे मीटिंग्स होंगी डेमोक्रेट्स की आपस में, और फिर उसके बाद नेटो की समिट आ रही है, जिससे पहले सीज़फायर ज़रूरी है क्योंकि अरब और इसराइल के लोगों को बुलाया हुआ है प्रेसिडेंट बाइडन ने। तो ये अब वहाँ पे सारे मामला चल रहे हैं। देखना ये है कि अभी जो फौरी तौर पे बात हो रही है वो तो ये है कि कल या अगले 1-2 दिन में जब सब तय हो गया है, प्रेसिडेंट बाइडन की बात हो गई है, नेतन्याहू ने अपने मुशीर को भेज दिया दोहा डेविड बार्निया के साथ, उनकी फ़ौज जो पहले ही मामला तय कर चुके, जो गैलेंट के साथ खूब उनका जो है वो मतलब मत्था फोड़ा है उन्होंने कहा कि तुम करोगे, तुम जिम्मेदार हो। वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी चल रही है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं इसलिए थोड़ी आया था हुकूमत में कि सारा फैसला सिक्योरिटी अदारे करें। तो वहाँ पर अंदर एक खिचड़ पिचड़ चल रही है कि भाई शिन बेत और मुसाद सारा तय करते रहे मामला, और नेतन्याहू की तरफ से। तो अब नेतन्याहू ने पहली दफ़ा मुज़ाकराती टीम में अपने एक दोस्त को भेजा है। तो अब उसके नतीजे में सारे मामला तय हो गए। अब कुछ चीज़ ऐसी रही नहीं है जो इस सीज़फायर में, हमास ने हिजबुल्लाह को ऑन बोर्ड ले लिया है, टर्की ने इसको ओके कर दिया है, चाइना, रशिया, अमेरिका, अरब ममालिक, पाक, सारी दुनिया कि भाई ये जाहिरियत ख़त्म हो और मामला 2 रियासती हल पे जाए। तो अब देखते हैं कि इसमें अगर कोई और बीच में मामला ख़राब ना हुए, जाहिरियत उनकी जारी है वहाँ पे, आज भी उन्होंने शेलिंग की और उसमें शहादतें हुई हैं, तो फिर ये सीज़फायर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी इसमें दोबारा, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी सा मामला है, ये बार बार आगे बढ़ता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन अब कोई ऐसी वजह नहीं है प्रेसिडेंट बाइडन के कहने के बाद, नेतन्याहू से बात करने के बाद, जिसके बाद इसराइल कहीं दाएँ बाएँ जाए। तो ये देखना है कि ये अगले 72 घंटे या उसके आगे पीछे जो है क्या हमारे सामने ऐलान आता है और कौन करता है। ऐलान जो है वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू ही करेगा कि हम जाहिरियत बंद कर रहा हूँ, मतलब नेतन्याहू ही करेगा ना पहले ऐलान, पहले फेज़ में, तो या कोई और शायद कहीं और से ऐलान हो जाए, या लेकिन बनता तो नेतन्याहू का है कि हम जाहिरियत बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।